हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए एक बहुत यूज़फुल चीज़। और वो यूज़फुल चीज़ क्या है भाई आप लोगों के लिए? वो है वो जो वॉल्यूम 3 है और उसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो चैप्टर है, हेड्स और सब हेड्स में बच्चों को याद नहीं होते, दे गेट सो मच कन्फ्यूज। तो भाई एक समझ में आया कि चलो भाई बच्चों के लिए कुछ ऐसा किया जाए। तो इस वीडियो में हमने सारे हेड्स जो भी हैं सब हमने एक जगह लिख करके रख लिया आप लोगों के लिए कि वो लर्न करने में यहाँ से आप इसकी PDF ले लें, डाउनलोड कर लें, हार्ड कॉपी निकाल लें और उसको बैठ करके लर्न कर लें, समझ लें। रटने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्ट करेंगे। तो देखो इसमें हेड एंड कंटेंट्स हैं बैलेंस शीट के। तो पार्ट 1 शेड्यूल 3 इक्विटी एंड लायबिलिटीज से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़। इक्विटीज़ को चलते हैं। तो इक्विटी में सबसे पहले क्या आ जाता है? इक्विटीज़ में आते हैं सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का मतलब ये होता है कि इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड्स और लायबिलिटीज़ मतलब सारी जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं आपकी। हम सबसे पहले शेयर होल्डर फंड से बात करते हैं। तो शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल में पार्ट्स किए हैं हमने। कौन कौन से? एक हो गया हमारा ऑथोराइज्ड, ठीक है, फिर हो गया इश्यूड, फिर सब्सक्राइब्ड, उसके बाद नोट टू अकाउंट्स में शेयर एलोटेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो आपने शेयर्स में पढ़े हैं। कॉस्ट इन एरियर लेस कर दिया जाएगा। अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। अगर ये आ जाता है तो ये किस हेड में जाएगा? ये जाएगा सारा शेयर कैपिटल इस हेड के अंदर, या इसका सब हेड, ये मेन हेड है इसका, ठीक है। अच्छा, और चलते हैं हम। अब चलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। तो रिजर्व एंड सरप्लस रिजर्व्स होते हैं हमारे कितने? एक कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग या फिर अदर रिजर्व्स। सरप्लस पॉजिटिव या नेगेटिव, ये सारा किसकी कैटेगरी में जाता है? ये जाएगा सारा का सारा रिजर्व एंड सरप्लस की कैटेगरीज में। समझ गए? और चलते हैं आगे। अब आ जाती हैं आपकी लायबिलिटीज़। अभी हम उसी पोर्शन पर चल रहे हैं, है ना? समझ रहे हो ना बैलेंस शीट के। अभी हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के पोर्शन पे। तो उसमें इक्विटी में तो शेयर्स हो गए, सारे शेयर कैपिटल हो गई। और अब आ जाते हैं हम लायबिलिटीज़ में। तो लायबिलिटीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। करेंट लायबिलिटी हो गई और एक हो गई नॉन करेंट लायबिलिटी। अब पहले करेंट लायबिलिटी पढ़ लेंगे। देखो करेंट लायबिलिटी माने ऐसी लायबिलिटी जिनको हमको 1 साल के अंदर पूरा पेमेंट करना होता है, वो हमारी करेंट लायबिलिटीज़ होती हैं। इसमें आ जाती है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म जो छोटे टाइम के लिए हमने बोरो किया हुआ, जैसे लोन रिपेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज़ जो कि 12 महीने के अंदर पेमेंट करना होगा हमको, डिपॉजिट्स या फिर अदर लोन्स एंड एडवांसेस जो हमको 12 महीने के अंदर पेमेंट करने हैं। समझ गए? और चलते हैं। अब आ जाते हैं ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल में दोनों चीज़ें आती हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स, जो हमको 12 महीने में पूरे करने हैं। अदर करेंट लायबिलिटीज़ में आ जाते हैं करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स की अभी इस टाइम पे ही मैच्योरिटी होने वाली है, तो वो उस ईयर के लिए करंट बन जाते हैं। वैसे तो डिबेंचर्स हमेशा लॉन्ग टर्म में रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म भी तो एक टाइम के बाद पूरा होता है, तो वो उस पीरियड के लिए करंट मैच्योरिटी बन जाता है। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स। एक्रूड है, ड्यू नहीं हुआ है। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, excess application money which is due for refund and interest accrued on their own, unpaid matured deposits। ये सब करंट लायबिलिटीज़ की कैटेगरी में आ जाएंगे। करंट वो जो हमको 1 साल के अंदर पूरा करना है। अब आ जाते हैं इसी में ही कौन आ जाते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज़ आ जाती हैं। ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है जो हमको 1 साल के बाद 5 साल 10 साल में पूरे पेमेंट करना होगा, वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है हमारी, जैसे डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, अदर लोन्स एंड एडवांसेस। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ आ जाती है। ऐसी टैक्स लायबिलिटी अभी है जो यहाँ पे पूरी नहीं हो पाई है, तो आगे जा कर के पूरी तो करनी पड़ेगी भाई हमको। इस साल नहीं किया तो अगले साल पेमेंट करेंगे, तो हमारी ये नॉन करंट लायबिलिटी हो जाती है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में आ जाएंगे ट्रेड पेबल्स, यानी कि बिल्स क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स।
अदर्स में प्रीमियम पेबल और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और प्रीफरेंस शेयर्स पर हम जो प्रीमियम पेड करेंगे वो हमारा सब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में आ जाता है। अभी नहीं देंगे, नेक्स्ट ईयर पेमेंट करेंगे तो सारा का सारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में आता है। ठीक है, आई थिंक लायबिलिटीज़ आपको क्लियर हो गई हैं। अब चलते हैं हम आगे। और इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन अनपेड मैच्योर डिबेंचर्स, अच्छा अनपेड मैच्योर डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट एक्रूड कॉस्ट इन एडवांस और अदर पेबल्स आ जाते हैं। और चलते हैं, अभी इसमें और रह गया है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या आता है? प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए हमने कुछ बेनिफिट कर रखा है तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा करंट लायबिलिटीज़ में। प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविज़न फॉर टैक्सेस और अदर प्रोविजंस, ये सब शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ग्रेच्युटी जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं, प्रोविज़न फॉर वो अर्नड और लीव एंड प्रोविज़न ऑफ वारंटी, तो ये सारे के सारे ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आ जाते हैं। तो ये आ जाती है हमारी, ये नॉन करंट लायबिलिटीज़ हो जाती हैं। ठीक है, और चलते अब आ जाते हैं अपनी एसेट साइड पर। एसेट्स में भी सेम नॉन करंट एसेट्स होती हैं और करंट एसेट्स होती है। पहले हम लेंगे नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट मतलब फिक्स्ड एसेट्स समझ लो। तो फिक्स्ड एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स? टेंजिबल एसेट्स जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट। इंटेंजिबल जिनको हम टच नहीं कर सकते, गुडविल, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग राइट्स, कॉपी राइट्स। आ जाते हैं हम आगे मास्ट हेड्स एंड पब्लिशिंग, पेटेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स, सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग राइट्स, रिसीट्स, फॉर्मूला, मॉडल्स, डिज़ाइंस, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने लिखी हुई है, आराम से पढ़ लें। जितने भी राइट्स हैं ये सब नॉन करेंट में हैं। फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, आपने अपने किसी के राइट्स ले रखे हैं, प्रॉपर्टी राइट्स ले रखे हैं, पेटेंट्स ले रखे हैं, मस्ट हेड्स ले रखे हैं, पब्लिशिंग है, कॉपी राइट्स हैं आपके पास, सब आपके कैसे हो जाते हैं? ये आपकी फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। लाइसेंस लिया हुआ फ्रेंचाइजी है आपकी। आगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। क्या है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस? आपकी फिक्स्ड एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आ जाते हैं, या फिर डिफर्ड टैक्स एसेट्स आ जाती है, या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जैसे कैपिटल एडवांस है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है और अदर लोन एंड एडवांसेस हैं। और फिफ्थ हेड आ जाता है इसमें अदर नॉन करंट एसेट्स जैसे लॉन्ग टर्म ट्रेड है, रिसीवेबल, अनएमोर्टाइज एक्सपेंसेस हैं, कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया हमको, या फिर अमाउंट ड्यू फॉर एसेट्स सोल्ड, ऐसी एसेट्स को सेल किया, अमाउंट हमारा ड्यू है, आगे जा कर के मिल जाएगा। चलते हैं अब हम आ जाते हैं अपनी करंट एसेट्स पर, जिसको ऐसी एसेट्स जो हम तुरंत से ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, करंट एसेट्स होती हैं। जैसे करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक जैसे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स, सब इन्वेंट्रीज की कैटेगरी में आते हैं, करंट एसेट्स होती हैं हमारी। ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी डेटर इसी कैटेगरी में आ जाते हैं हमारे, डेटर्स में से लेस कर दिए जाते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाते हैं, है ना, कैश और कैश के बिल्कुल बराबरी का, जिसको हम बहुत जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे बैलेंस विद बैंक, चेक, ड्राफ्ट ऑन हैंड, कैश इन हैंड, अदर्स। उसके बाद ईयर मार्क्ड बैलेंस विद बैंक, जो बैंक में हमारा डिपॉजिट है, अनपेड डिविडेंड जैसे हो गया, बैलेंस विद बैंक, बैंक में पैसा है, हेल्ड एज मैच मार्जिन मनी, बैंक डिपॉजिट विद मोर देन 12 मंथ्स मैच्योरिटी। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं कोई हमारे पास, अदर करंट एसेट जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, डिविडेंड रिसीवेबल, एडवांस टैक्स, ये हमारे अदर करंट एसेट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। बहुत आराम से इनको पढ़ लेना, लर्न हो जाएगा। कंटीजेंट लायबिलिटीज़ और आ जाती है, कंटीजेंट जैसे हिंदी में अगर कह सकते हैं तो डाउटफुल होती हैं, संदिग्ध लायबिलिटी होती हैं, हो भी सकती हैं बाई चांस। तो ये कौन सी लायबिलिटीज़ होती हैं? देखो जरा, हमने लिख दिया है क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, है ना, कंपनी के अगेंस्ट कोई भी क्लेम हो जाए और डेट्स नहीं है, ठीक है, तो वो कंटीजेंट लायबिलिटी में आ जाती है। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक नॉट येट ड्यू फॉर पेमेंट, रिसीवेबल है डिस्काउंट, बैंक से डिस्काउंट किया हुआ लेकिन अभी तक पेमेंट के लिए नहीं तैयार है, कंटीजेंट लायबिलिटी है। प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का नेक्स्ट ईयर में पेमेंट करना होगा, कंटीजेंट लायबिलिटी की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये तीन जो है वो कंटीजेंट लायबिलिटी होती हैं। कमिटमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कमिटमेंट जैसे नाम से क्लियर है कि भाई ये अगर ऐसा हो जाता है तो कंपनी को ये पेड करना पड़ेगा। जैसे एस्टिमेटेड अमाउंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू बी excluded on capital amount and not provided for,
ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, रिमेनिंग रह गया है अमाउंट, तो वो देना पड़ेगा आगे जा कर के आपको। अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट पार्टली पेड। अनकॉल्ड लाइबिलिटी शेयर्स पर है तो कमिटमेंट ही तो है, अभी नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट में जा कर के पेमेंट करोगे। अब ऐसी सेम, ये तो हमारी रही बैलेंस शीट की बात। अब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हेड एंड कंटेन स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, एक साइड रेवेन्यू होते हैं और एक साइड हमारे एक्सपेंसेस। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल में से हम सेल रिटर्न्स को लेस कर देते हैं तो हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तैयार हो जाते हैं। इनकम मतलब अदर इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट जैसे, ठीक है, या फिर एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक, कोई भी प्रोविजन ज़्यादा हो गया तो वापस आ गया हमारे पास पैसा, है ना, इनकम हो गई। बैड डेट रिकवर हो गए, इंटरेस्ट अर्न हमें मिल गया, डिविडेंड रिसीव हुआ है बाय नॉन फाइनेंशियल कंपनी, तो हमारी सब ये क्या हमारे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अब हम एक्सपेंसेस पे पहुंचते हैं तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड परचेजेज जैसे कि कैसे कैलकुलेट होगी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परचेज ऑफ स्टॉक एक्सपेंसेस हैं, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं हमारे जैसे वेजेस है, सैलरीज हैं, बोनस, लीव एनकैशमेंट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरिंग्स, बोरिंग्स पर हमने इंटरेस्ट पेड किया, हमारे एक्सपेंसेस हैं। डेप्रिशिएशन या फिर अदर एक्सपेंसेस, तो ये सारे जो हो जाते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे हैं सब एक्सपेंसेस, और ये हमारे दे रखे हैं हमने रिवेन्यूज़। तो ये हो जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का एक फॉर्मेट। आई थिंक अगर आप इसका रिवीजन कर लेते हैं तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर बहुत हद तक ये कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। कोशिश की है मैंने कि यहाँ पर आपको एक समराइज़ दे दिया तो वो कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, चलिए इसको रिवाइज करें। टेक केयर, गुड बाय।